मित्रों, जय हिंद, जय भारत। कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाइयों बहनों, हमारा जो शिक्षण काव्य चल रहा है, काव्य पाठ, यानी कि हिंदी में हमारे जो काव्य पाठ हैं उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। अब तक हमने बच्चन का शिक्षण कर लिया, यानी हरिवंश राय बच्चन का शिक्षण कर लिया। अब बात करेंगे हम आज के इस चैप्टर में कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की बात करेंगे। तो कुंवर नारायण की बात करते ही हमारे सामने आधुनिक युग आना चाहिए। आधुनिक युग। और आधुनिक युग में आधुनिक युग के कवि थे, तो ये किस प्रकार के कवि थे आधुनिक युग में? तो ये प्रयोगधर्मी कवि थे। और प्रयोगधर्मी भी किस रूप में? यानी कि एक अज्ञेय ने एक सप्तक बनाया था। सप्तक यानी उस सप्तक के अंदर 7 कवियों का समूह रखा। 7 कवियों का समूह रखा। उस 7 कवियों के समूह में आप भी तीसरे तार सप्तक के कवि थे। किसके? तीसरे तार सप्तक के कवि, जिसके अंदर आपके कुंवर नारायण जी, केदारनाथ अग्रवाल और आपके कीर्ति चौधरी, ऐसे कुछ कवि थे जो तीसरे तार सप्तक के कवि थे। रघुवीर, इस प्रकार के जो तीसरे तार सप्तक के कवि थे, उसके अंदर आप भी, कुंवर नारायण जी भी इस तीसरे तार सप्तक के कवियों में आते हैं। यानी कि आधुनिक काव्यधारा के प्रयोगधर्मी कवि, आधुनिक काव्यधारा के। और जो नई कविता, यानी कि जो नई कविता है, उस नई कविता के आप सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने गए। अब बात करते हैं कुंवर नारायण जी का समय। तो आपका जन्म फैजाबाद यूपी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आपका जन्म 1927 में हुआ और निधन आपका 2017 में हो गया। 1927 में आपका जन्म हुआ और निधन 2017 में हुआ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो फैजाबाद से। और फिर आपने जो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन कहाँ से किया? तो लखनऊ से आपने अंग्रेजी में मास्टरी की, MA। जबकि ये प्रारंभिक विद्यार्थी यानी प्रारंभिक समय में किस में? इंटर तक, यानी कि इंटर तक के विद्यार्थी किस रूप में थे? तो विज्ञान के स्टूडेंट थे, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी थे। इंटर तक आपने विज्ञान से शिक्षण किया, लेकिन आप साहित्य के विद्यार्थी बन गए। विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी आपने साहित्य के क्षेत्र में कदम रख लिया। और 1951 में आपने हायर एजुकेशन लखनऊ से करने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाटक अकादमी नाम की जो सरकारी निकाय थी, उसके अंदर आप पीठाध्यक्ष बने। क्या बने? पीठाध्यक्ष, यानी HOD, पीठाध्यक्ष। कहाँ पर? संगीत नाटक अकादमी में। फिर आपकी जो शिक्षण व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि इंटर तक की जो शिक्षण व्यवस्था है वो विज्ञान में थी। फिर साहित्य के छात्र रहे। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि 1951 के अंदर लखनऊ में आपने MA यानी मास्टरी की। और उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी है, वहाँ पर आप पीठाध्यक्ष रहे। और इनका जो प्रथम काव्य संग्रह तो चक्रव्यूह नाम से प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। आत्मजयी और प्रबंध, यदि इनका आत्मजयी जो काव्य था, आत्मजयी का जो प्रबंध काव्य था, वह उसका प्रकाशन आपके 1965 में हुआ। आत्मजयी में आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाली। जैसे माना कि आपने कभी पढ़ा होगा भवानी प्रसाद मिश्र को आपने कभी पढ़ा होगा। उन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी। कालजयी यानी काल पर विजय प्राप्त करने वाले। इन्होंने लिखी आत्मजयी, इसका प्रकाशन काल 1965 माना जाता है। फिर इनकी प्रमुख काव्य संग्रह, इनकी जो काव्य संग्रह जिसमें चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं पर इनको 1995 में इनको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1995 में इनको कोई दूसरा नहीं, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर एक काव्य रचना थी इनकी इन दिनों। फिर आज से पहले इनकी समीक्षात्मक ग्रंथ थे। आज से पहले इनके समीक्षात्मक ग्रंथ थे। आत्मजयी और
आत्मजयी और वाजश्रवा ये दो क्या थे, खंड काव्य थे। वाजश्रवा इनके पिता का नाम था, वाजश्रवा इनके यानी कि कुंवर नारायण जी के पिता का नाम था वाजश्रवा। लेकिन इन्होंने पिताजी की जो भावनाएं थी उन भावनाओं के उद्वेलित रूप को इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी इस काव्य के माध्यम से, यानी कि वाजश्रवा के बहाने इस प्रकार की काव्य रचना, एक खंड काव्य भी लिखा। फिर आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह था, यानी कि आप कवि थे लेकिन कवि के साथ में ये केवल ख्याति प्राप्त एक लेखक ही नहीं थे, यानी कि आप अनेकों विधाओं के जानकार थे, अनेकों विधाओं में आपने लेख लिखे। और फिर आपके जो समीक्षात्मक लेख हैं वो हमेशा पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे, यानी कि इनकी जो भी उस समय की पत्र पत्रिकाएं थी उसमें आपके हमेशा समीक्षात्मक लेख छपते थे, यानी देश के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर अत्याधुनिक विचार क्या हैं, आधुनिक विचार क्या हैं, प्राचीन यानी इतिहास से संबंधित क्या हैं, और इतिहास और फिर जो मिथक हैं, मिथक यानी पुरानी कथाएं, उन पूरा कथाओं को और इतिहास को दोनों को सामंजस्य करके, दोनों का समावेश करके फिर उनके आधार पर नवीनता क्या ली जा सके, उनके आधार पर नवीन धारणाएं क्या बने, इस पर इन्होंने खूब लिखा। फिर जो ये जो काव्यकार थे तो किस प्रकार के थे, तो नवीन कविता, नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आप पहचानेंगे। नवीन यानी नई काव्यधारा यानी कि 1963 से प्रारंभ हुई जो नई कविता, 1963 से जो प्रारंभ हुई थी नई काव्यधारा, उसके आप सशक्त हस्ताक्षर के रूप में माने गए। मैंने आपको बताया था ये तीसरे सप्तक के कवि थे। 2009 में यानी कि 2005 तक इन्होंने जो काव्य रचनाएं की, 2005 तक जो इन्होंने काव्य रचनाएं की, इस पर इनकी सारी काव्य रचनाओं पर इनको 2009 में क्या मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ज्ञान के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, वह इनको 2009 में प्रदान किया गया। इतिहास और मिथक यानी कि इतिहास, भारत का किसी भी देश का इतिहास, अपने देश का इतिहास, उस इतिहास को पढ़ना, उस इतिहास की कथाओं को पढ़ना, और फिर मिथक यानी जो पूरा कथाएं हैं उन पूरा कथाओं को पढ़ना, और उसके अनुसार वर्तमान परिदृश्य हैं, वर्तमान क्या दर्शाता है, वर्तमान फिलोसॉफी क्या है, उसके ऊपर आपके लेख, आपकी काव्य सामग्री, आपकी लेखन सामग्री, फिर कहानी, लेख, समीक्षा, फिल्म, सिनेमा, रंगमंच आदि पर आपने खूब लिखा। और रचना संसार इन्होंने कहते हैं रचना संसार 1950 के अंदर प्रारंभ किया। फिर इनके अपने सामने इनकी दो कविताएं आती है। कितनी कविताएं आती है? दो कविताएं। कौन कौन सी? तो पहली कविता आती है कविता के बहाने, और दूसरी बात आती है बात सीधी थी पर। तो पर क्या? तो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो कविता के बहाने तो काव्यकार ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता का भी महत्व होता है। यानी पहली कविता है, पहली काव्य इनकी काव्य रचना आती है कि कविता के बहाने। इसमें काव्यकार ने कहा कि भौतिकता और यांत्रिकता है, भौतिकता और यांत्रिकता। वर्तमान युग की बात की है कि वर्तमान जो भौतिक युग है और जो यांत्रिक युग में, वर्तमान में जो भौतिक युग है और जो यांत्रिक यानी मशीनरी युग है, इस भौतिकता और यांत्रिकता में कविता भी अपना महत्व रखती है। ये इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताया। दूसरी कविता है कि बात सीधी थी पर। बात सीधी थी यानी कि कोई बात होती है तो सीधी यानी सहज में, सरल भाषा में कोई भी बात होती है उसको सीधी बात को सीधी भाषा में ही कहना चाहिए। अगर उसको आपने उस बात को टेढ़ी मेढ़ी कर दिया, उस बात में आपने उस बात को अलंकृत कर दिया, उस बात को आपने शब्दों के जाल में फंसा दिया, तो वो बात सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए काव्यकार ने कहा कि किसी भी बात को, सहज बात को घुमावदार भाषा में मत कहिएगा। घुमावदार भाषा बात घुमावदार भाषा से बात कठिन हो जाती है, यानी क्लिष्ट हो जाती है। उस क्लिष्टता के अंदर बात समझ में नहीं आती है, और वह जो धरातल पर जो बात समझाई जानी चाहिए वो बात किसी के समझ में नहीं आती है। इस प्रकार काव्यकार कुंवर नारायण ने अपनी जो आधुनिक दौर की जो विचारधारा है, उस आधुनिक दौर की विचारधारा को, इतिहास की विचारधारा को और फिर पुरा कथाओं की विचारधारा को, इन तीनों
तीनों का सामंजस्य करके नवीन यानी कि वर्तमान जीवन दर्शन, नवीन जीवन दर्शन किस प्रकार का हो, इस पर चिंतन किया है। जय हिंद, जय भारत।